सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में। 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से पूरे सामान्य ज्ञान का हम लोग इस क्लास में साथियों रिवीजन करेंगे। यानी कि जो भी सामान्य ज्ञान के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर आपके लिए कराया जा रहा है। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा था? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? देखिए साथियों, अगर हम लोग बात करें, आप सभी को पता है 4 वेद होते हैं और इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वेद ही तो हैं। वेद क्या है साथियों? भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कहलाते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वेदों के संकलन करता कौन है, तो उनका नाम वेद व्यास है। तो ये सारी बातें आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। यहां पर पूछा जा रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर देंगे और इस क्लास को जरूर शेयर कर देंगे। चलिए, तो जैन धर्मावलंबी यानी कि महावीर स्वामी को अंतिम क्या मानते थे? यानी कि ईश्वर, दैवीय दूत, सन्यासी या तीर्थकर मानते थे? बताइए। महावीर स्वामी की यहाँ पर बात चल रही है, तो ये कौन थे साथियों? अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। अच्छा, आपसे ये पूछा जाता है कि जो महावीर स्वामी थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? तो इनका जन्म जो हुआ है, ये आप सभी लोग साथियों याद रखेंगे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? कुंडग्राम में। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है? तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो कि जैन धर्म है ना साथियों, जैन धर्म, ये पूछ लिया जाता है इससे कौन कौन से शासक जो है वो संबंध रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अजातशत्रु जो है वो जैन धर्म से ही संबंध रखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये भी जैन धर्म से ही संबंध रखते हैं। ये आपको साथियों ध्यान रखना है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहां पर प्राप्त किया था? तो सबसे पहली बात अगर हम लोग बात कर ले कि महापरिमाण का निर्माण का मतलब क्या होता है? महापरिमाण निर्माण का मतलब होता है मृत्यु। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी, ये आपसे इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है। जैसे कि मैं आपको 3 शब्द यहां पर बताऊंगा जिनका अक्सर आप लोग पढ़ते होंगे लेकिन आपका समझ में नहीं आता होगा। तो जैसे कि महापरिनिर्वाण का मतलब तो हो जाएगा मृत्यु। तो इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी साथियों? कुशीनगर में हुई थी, या बोधगया में हुई थी, सारनाथ में हुई थी, या आपके लुम्बिनी में हुई थी? बताइए। तो इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ये सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है। एक शब्द आपने सुना होगा, महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध ने जब अपने घर को त्याग दिया था, इसको ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। एक शब्द और आपने सुना होगा, धर्म चक्र परिवर्तन। तो इसको क्या कहा जाता है? जो पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, जो कि सारनाथ में दिया था, इसको ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और महापरिनिर्वाण को मृत्यु कहा जाता है। यानी कि इनकी मृत्यु कहां हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा कि दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो क्या हो सकता है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर? तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक जो था, उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो जो लोग भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। अच्छा, आपसे ये पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किसका किसका निर्माण किया गया? तो आपसे पूछा जाए अलाई दरवाजे का किसने किसने निर्माण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया। सीरी के किले का किसने निर्माण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और हजार खंबा महल का निर्माण किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया। और उसके अलावा यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि दैवीय अधिकार का सिद्धांत किसने दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही दैवीय अधिकार का सिद्धांत दिया। यह सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखिए कि पाहुल प्रणाली को किस गुरु ने आरंभ किया था? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह ने, रामदास ने, अर्जुन देव ने, या गुरु नानक देव ने? तो यहां पर आपके इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? गुरु गोविंद सिंह इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। यानी कि पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने शुरू किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था। यह आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न देखिए कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण कहां पर हुआ, यानी कि कहां से कहां बीच हुआ, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आप सभी को पता है कि लॉर्ड डलहौजी ने ही यह काम करवाया था, इनके शासनकाल में ही यह काम हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1848 से लेकर 1856 तक इनका कार्यकाल था लॉर्ड डलहौजी का। तो इन्होंने इसके ही बीच में साथियों 1853 में क्या करवाया था, ठीक है, पहली रेलवे लाइन जो कि बंबई से थाने तक भिजवाई गई थी, यहां तक, ठीक है, जो बिछवाई गई थी, बिछाई गई थी या बिछवाई गई थी एक ही बात है। तो यहां तक हम लोग क्या 34 किलोमीटर की रास्ता साथियों बनती है, तो यहीं पर थी पहली रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी, कलकत्ता में, अहमदाबाद में, भड़ौच में या मछलीपट्टनम में, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी, तो मछलीपट्टनम में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए कि राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है, संसद के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्या हो सकता है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर, एक बार बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो सभी लोग करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है। देखिए जब कभी ऐसा हो जाता है कि जो राज्य का शासन होता है ये संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा होता है, तो राष्ट्रपति साथियों क्या करता है, राज्य सरकार यानी कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देता है। तो साथियों यहां पर क्या हो जाएगा, राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति जो होता है ये मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देता है, तो वो राज्य का शासन किसको दे देता है, राज्यपाल को दे देता है। यानी कि वो पूरा शासन चलाने का निर्देश किसको दिया जाता है, राज्यपाल को दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है। यानी कि संविधान में जो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, करेक्शन किया जा सकता है, ये प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से ली गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आप सभी की परीक्षा में बार बार और बहुत बार पूछा जा चुका एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से देश से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर आपसे जो पूछा जा रहा है वो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है कौन से देश से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए तो एक बार आप सभी लोग इस क्लास को भाई शेयर करेंगे और हो सके तो लाइक करेंगे और दो शेयर करेंगे। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग अब, और बताने की कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, गंगा नदी, महानदी, गोदावरी नदी या ताप्ती नदी, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए भाई। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए तो अगर बात करें यहाँ पर हम लोग, जो ताप्ती नदी है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। कौन कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एक तो साथियों ताप्ती नदी है और उसके अलावा एक नर्मदा नदी है। ये दो नदियां जो हैं ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो किसका निर्माण करती है, ये एस्चुअरी का निर्माण करती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहां पर है और उसका नाम क्या है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है उसका नाम है पश्चिम बंगाल, और क्या नाम है, सुंदरवन का डेल्टा। तो ये तीनों चारों बातें आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद देख लीजिए साथियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दिन रात किसके कारण होते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन व परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, या ना तो पृथ्वी के घूर्णन के और ना ही परिक्रमण के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो दिन और रात जो है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं, यानी कि आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा कि प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित था, रदरफोर्ड के द्वारा, मैक्स प्लांक के द्वारा, नील बोहर के द्वारा या जे जे थॉमसन के द्वारा, बताइए। चलिए
तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जो पहला परमाणु मॉडल था साथियों, क्या पहला परमाणु मॉडल था ये किसके द्वारा प्रस्तावित था? तो जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा कि सवाना घास का मैदान कहां पर स्थित है? जो सवाना घास के मैदान है ये अफ्रीका में है या ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिण अमेरिका में है या उत्तरी अमेरिका में है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस प्रकार के कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है पंपास घास के मैदान कहाँ पर स्थित है? तो अर्जेंटीना में स्थित है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कंपोज घास के जो मैदान है ये कहाँ पर स्थित है? ब्राजील में स्थित है। और उसके अलावा प्रेयरी आपसे बहुत पूछा जाता है, प्रेयरी घास के मैदान जो है ये अमेरिका में भी है और कनाडा में भी है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान है? तो डाउन्स घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर बात कर लेते हैं इस प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर की। तो सवाना घास के मैदान कहां पर है? अफ्रीका में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि आपके सामने ये जो आपको चिन्ह नजर आ रहा है, यहां पर आपके सामने जो चिन्ह है ये किसका है साथियों? ये आपको बताना है। रूसी रूबल का है, इंडोनेशिया रुपया का है, भारतीय रुपया का है, बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं ये तो भारतीय रुपए का चिन्ह है। किसका? भारतीय रुपए का है। ये जो भारतीय रुपए का चिन्ह है आपको ध्यान रखना है, 2010 में साथियों वित्त मंत्रालय ने इसको स्वीकृति प्रदान की थी। कब की थी? 2010 में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो आपके सामने इस चिन्ह का डिजाइन नजर आ रहा है, तो इस डिजाइन को किसने तैयार किया था? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर उदय कुमार ने तैयार किया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम था? उदय कुमार इनका नाम था और इन्होंने इस डिजाइन को तैयार किया था। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, यहां पर अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि इसका हेडक्वार्टर साथियों कहां पर स्थित है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? बताइए। एक बार जल्दी से करने की, एक बार कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें इसकी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो और उसके अलावा विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो दोनों के जवाब एक ही हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना भी 1945 में हुई थी, इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में है। और उसके अलावा विश्व बैंक की स्थापना भी 1945 में हुई थी और उसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है साथियों। चलिए, और अगर हम लोग बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में, पेरिस में, मनीला में या कैनबरा में, बताइए। तो सबसे पहली बात तो आपसे यह पूछी जा सकती है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना इसकी कब हुई थी, तो यहां पर क्या स्थापना हुई थी? 1966 में तो इसकी स्थापना हुई थी, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका मुख्यालय कहां पर है? फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। कहां पर है? फिलीपींस के मनीला में इसका मुख्यालय है, यह आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए कि येन जो है वो किस देश की मुद्रा है, यानी कि कौन से देश में, जैसे कि यहां पर भारत में रुपया चलती है मुद्रा, ठीक है, ऐसे ही आपको बताना है कौन से देश की मुद्रा येन है, जापान की, चीन की, दक्षिण कोरिया की या भूटान की। देखिए, यहां पर अगर हम लोग बात करें, दक्षिण कोरिया है और एक देश होता है उत्तर कोरिया। तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दोनों में ही कौन सी मुद्रा है? वॉन आपको ध्यान रखना है। कौन सी मुद्रा है साथियों? वॉन आपको ध्यान रखना है, पहली बात। अगर आपसे पूछ लिया जैसे कि रुपया जो है वो रुपया भारत की मुद्रा है, उसके अलावा कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां रुपया ही चलता है, यानी कि वहां की मुद्रा भी रुपया ही है। जैसे कि नेपाल की मुद्रा रुपया है, पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है, और उसके अलावा भारत की तो है आपको पता है, और उसके अलावा श्रीलंका की मुद्रा भी रुपया है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका जो है ये बांग्लादेश की मुद्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं हम लोग येन किसकी मुद्रा है, तो जापान में चलती है मुद्रा येन। तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सा चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या एप्पल, बताइए। चलिए,
तो अंतरिक्ष में भेजा गया जो प्रथम उपग्रह था, तो ये कब अंतरिक्ष में भेजा गया था साथियों? 1975 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1975 में भेजा गया था। उसका नाम क्या था प्रथम उपग्रह का? तो आर्यभट्ट उसका नाम था। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है या बी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या हरीश चंद्र चट्टोपाध्याय? तो बात करें अगर जो उपन्यास है साथियों, इसके लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर होता है इसमें कौन से गैस द्रव का इस्तेमाल किया जाता है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्लोरीन का या हाइड्रोजन का? तो किसका किया जाता है? अमोनिया का किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? बी, ओ, ए या ए बी? सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं ना, वो 4 रक्त समूह होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपसे जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कौन से रक्त समूह को सर्वाग्राही कहा जाता है? ये भी पूछा जाता है कौन से रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसको तो सर्वदाता कहा जाता है, लेकिन जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है इसको सर्वग्राही कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा तीसरी बात आपसे जो पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि जो मानव का रक्त होता है, यानी कि मानव का जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, इसका सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो लैंडस्टीनर के द्वारा जो है इसका सबसे पहले वर्गीकरण किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों, वो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो हर वर्ग के वाले मनुष्य को दिया जाता है? तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, सर्वदाता किसे कहा जाता है? ओ को कहा जाता है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाला बंदा सभी को रक्त दे सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। तो विटामिन बी की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है? सूखा रोग, रतौंधी, बेरी या टीबी? बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो विटामिन ए की कमी से साथियों कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। उसके अलावा कौन कौन से रोग हो जाते हैं? जीरोथैल्मिया रोग हो जाता है। अगर आपसे कभी कभी ये पूछ ले कि शुष्क अक्षिपाक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से ही होता है। ठीक है। शुष्क शुष्क अक्षिपाक रोग को इंग्लिश में ही कहते हैं जीरोथैल्मिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो मसूड़े से संबंधित रोग हो जाते हैं विटामिन सी की कमी से। ठीक है। चलिए, तो बात करें यहाँ पर विटामिन बी की, तो विटामिन बी की कमी से तो बेरी रोग हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बचा क्या साथियों? विटामिन डी बचा, विटामिन ई बचा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन डी, विटामिन ई बचा और विटामिन के बचा। तो विटामिन डी की कमी से तो रिकेट्स नामक रोग होता है और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है और उसके अलावा विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है कि किस विटामिन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। ये आपसे साथियों पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? बताइए। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। बौद्ध धर्म के हैं, जैन धर्म के हैं, हिंदुत्व के हैं या सिख धर्म के हैं? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए साथियों, अगर हम लोग बात करें तो जो श्वेतांबर ठीक है वर्ग के जो लोग हुआ करते थे, ये सफेद वस्त्र धारण करते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाने लगा? श्वेतांबर कहा जाने लगा। और जो दिगंबर होते थे ना, दिगंबर साथियों, ये नग्न रहते थे, हमेशा ये नग्न रहते थे, इसलिए इनको दिगंबर कहा जाने लगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें क्या राइट आंसर होगा, तो जैन मत इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक को या हर्षवर्धन को? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। बताइए। चलिए, देखिए आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है, सबसे पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं कि भारतीय नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किस इतिहासकार ने भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है? तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इनका नाम है विसेंट स्मिथ। तो विसेंट स्मिथ ये एक इतिहासकार हैं और इन्होंने समुद्रगुप्त को ही कि भारत का नेपोलियन कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था?
कब लड़ा गया था और इसमें कौन विजयी हुआ था, ये तीनों जानकारियां आप सभी लोगों को ध्यान रखना है साथियों। तो पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करें तो 1761 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था मैं आपको बता देता हूं साथियों, अहमद शाह अब्दाली के बीच और मराठों के बीच लड़ा गया था। अच्छा, इसमें जीता कौन था, तो अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। और 1761 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द आपको चुनना है। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार सत्याग्रह किए। अब यहां पर देखिए भाई, सत्याग्रह आएगा खाली जगह में, या जेल में जाकर अनशन किए, या स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आमरण किए। क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर, इन तीन विकल्पों में से एक सही है। बताइए कौन सा सही है, बताइए। तो अगर बात करें स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार क्या किए, आमरण, ठीक है, कई बार आमरण अनशन किए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। इसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, और क्या कंफ्यूजन पैदा होता है ये भी साथियों मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक बार बता दीजिए। चलिए देखिए, एक नारा आपने सुना होगा कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, ठीक है। तो इंसान पढ़ता है जय जवान जय किसान, इतना ही पढ़ लेता है और आंसर लगा देता है लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन उसके अंत में ये लिखा हुआ है जय विज्ञान, यानी कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो दिया है वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। लेकिन जय जवान जय किसान का नारा जो दिया है वो साथियों लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है। तो आपको बताना है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइए। अगर बात करें साथियों, इंडिया में कुंभ मेला जो है वो 4 जगह पर लगता है। एक तो उज्जैन में लगता है, ठीक है, और इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में लगता है, और हरिद्वार में लगता है, और नासिक में लगता है। तो यहां पर कौन सा मैंने नाम नहीं लिया है साथियों, वाराणसी मैंने नाम नहीं लिया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बात करें अगर वाराणसी की, तो इसको क्या कहा जाता है, मोक्ष नगरी इसको कहा जाता है, मंदिरों का नगर इसको कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो रूल ऑफ लॉ के बारे में बताता है। अगर रूल ऑफ लॉ की अगर हम लोग बात करें तो साथियों विधि के समक्ष समानता, इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसका राइट आंसर बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि जो अनुच्छेद 14 कहता है ना, वो ये कहता है कि जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होगा। यानी कि अगर किसी ने ये काम किया है, ठीक है, ये जुर्म किया है, तो उसको यही सजा दी जाएगी, और दूसरा वाला बंदा अगर वही काम करेगा तो उसको भी वही सजा दी जाएगी। ये नहीं कि पहले वाले व्यक्ति को ज्यादा सजा दे दी जाए उसी दो जुर्म के लिए, और दूसरे वाले व्यक्ति को उसी जुर्म के लिए कम सजा दी जाए। तो इसी को कहा जाता है साथियों क्या, विधि के समक्ष समानता, यानी कि रूल ऑफ लॉ, जिसका जिक्र कहां पर किया गया है, अनुच्छेद 14 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 15, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि कुछ लोग करते हैं, भेदभाव करते हैं, अरे इसका धर्म ये है, अरे इसकी जाति तो ये है। तो बात करें धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, भारत में। इस बात का जिक्र किस में किया गया है, अनुच्छेद 15 में किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष, बताने की कोशिश करेंगे। साथियों आपको एक अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 में क्या कहा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु जो चाहिए होती है वो 25 वर्ष चाहिए होती है। या कह सकते हैं हम लोग, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो कम से कम आयु चाहिए होती है वो 25 वर्ष चाहिए होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। साथियों आपको एक अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति ही तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। यह बात किस में है, तो अनुच्छेद 155 में है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कब तक राज्यपाल बना रहता है साथियों, तो 5 वर्ष की अवधि तक जो है ये अपना पद धारण किए हुए रहता है। लेकिन ये सिर्फ कही जाती है बात कि 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल रहता है। जब तक
राष्ट्रपति चाहता है जब तक उसका कार्यकाल बना रहता है राज्यपाल का। ठीक है, तो अनुच्छेद 155 भी आपको ध्यान रखना है और जो मैंने आपको बताया है वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर, ये भी मैं आपको शायद बता दिया है, हाँ, अनुच्छेद 155 के अनुसार कि राज्यपाल की नियुक्ति जो करी जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? भू राजस्व, मूल नियंत्रण, प्रति व्यक्ति कर या आजीविकाओं का कर? तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है? कौन सा इसमें से विषय है जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो जो साथियों मूल्य नियंत्रण है, क्या है? मूल्य नियंत्रण है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत है, यानी कि राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत तभी होगा जब उसमें राष्ट्रपति शासन लगेगा। ठीक है, तो कुल मिला के तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद, संसद या वित्त मंत्री? इसका जवाब साथियों आपको देना है। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए। तो अगर बात करें अनुच्छेद 156 की, तो अनुच्छेद 156 के अधीन क्या किया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, क्यों लागू होता है ये भी आपसे पूछा जाता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है? जब उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, जब लगाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो संसद के पास ही अधिकार हो जाता है, संसद पारित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी, जिनका भी उत्तर जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए कि 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर रिजर्व बैंक के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के या वित्त मंत्री के? यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे। यहां पर आपको दो बातें ध्यान रखना है, यानी कि जो 1 रुपए पर अगर जो हस्ताक्षर करते हैं वो कौन करते, किसके किए जाते थे? तो नोट पर 1 रुपए वाले वित्त सचिव के हस्ताक्षर किए जाते थे 1 रुपए के नोट पर। लेकिन अगर यहां पर हम लोग बात करें, जो भी 1 रुपए से ऊपर का नोट होता है साथियों, वहां पर रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर किया करते हैं। तो बात करें यहां पर, तो 50 रुपए की बात चल रही है, तो 50 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करते हैं? गवर्नर करते हैं, रिजर्व बैंक के। ठीक है, तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। कथकली निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है कथकली, कर्नाटक का है, बंगाल का है या पंजाब का है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों अगर बात करें यहाँ पर हम लोग कथकली की, तो ये शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है? केरल का है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए कि भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र? तो क्या हो सकता है इस प्रश्न का? बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर जो होगा वो केरल के साथ चला जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अब यहाँ पर प्रश्न आया है कि रबर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो केरल में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? 5 वर्ष के अंतराल पर, 7 वर्ष के अंतराल पर, 10 वर्ष के अंतराल पर या 8 वर्ष के अंतराल पर? ये आपको बताना है, बताइए। देखिए साथियों, यहाँ पर जनगणना की बात की गई है, तो सबसे पहली बार जो जनगणना की गई थी वो तो 1872 में की गई थी। किसके समय में की गई थी? लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी। लेकिन जो नियमित जनगणना शुरू हुई है साथियों, वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुई है। और कब से शुरू हुई है? 1881 से शुरू हुई है। 1881 के बाद जो जनगणना हो रही है वो हर 10 वर्ष के बाद होती है, हर 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। तो यहाँ पर यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है भारत में। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? इसका उत्तर आपको बताना है। शनि, सूर्य, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में सूर्य लिखा है, बृहस्पति या बुध? तो आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि शनि एक उपग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सॉरी उपग्रह निकल गया मेरे मुंह से। शनि एक ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध भी एक ग्रह है। तो यहाँ पर अगर बात करें, सूर्य एक ग्रह नहीं है साथियों। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 18%, 21%, 78% या 39%? बताइए।
देखिए इतना तो आप लोग जानते हैं कि वायुमंडल में, ठीक है, कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? आप सभी को पता है कि 78% पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आपसे उसके अलावा पूछ लिया जाए, ऑक्सीजन जो पाई जाती है दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है, और ये कितने प्रतिशत पाई जाती है? 21% पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें तो आर्गन गैस पाई जाती है, 0.93% पाई जाती है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, 0.04% पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक है अभ्रक का, कोयले का, टिन का या शीशे का? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका जवाब आपको भाई कमेंट सेक्शन में देना है। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए रह गया। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? ये आपको बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में जो नदी लिखी हुई है ताप्ती नदी, तो ये ताप्ती नदी उत्तर प्रदेश में तो बहती नहीं है। कहां पर बहती है? ये तो मध्य प्रदेश में बहती है, महाराष्ट्र में बहती है, गुजरात में बहती है ताप्ती नदी। लेकिन रावी नदी की बात करें, रावी नदी ये पंजाब में बहती है, और मांडवी नदी जो है ये तो गोवा में बहती है। अब बात आती है पूरी घाघरा नदी के ऊपर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बहती है। इसमें से ऑप्शन में से घाघरा नदी बहती है, तो आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? बताइए उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है, ये आपको बताना है। अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू या हिंदी? बताइए। अच्छा, पहली राजभाषा कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो पहली राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन दूसरी राजभाषा आपको बताना है कौन सी है साथियों। तो दूसरी राजभाषा जो है वो उर्दू है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1989 से साथियों उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राजभाषा है ये कौन सी मानी गई है? ये उर्दू मानी गई है। और पहली कौन सी है राजभाषा? पहली हिंदी है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? क्या हो सकता है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। आप सभी का उत्तर साथियों क्या है? तो आप सभी को पता है साथियों, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य इसमें से जो है वो तो राजस्थान है। यानी कि आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के। भारतीय संघ की राजकीय भाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। तो भारतीय संघ की जो राजकीय भाषा है वो आपसे पूछी जा रही है। देखिए एक अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 343 का पॉइंट 1। तो अनुच्छेद 343 का एक क्या कहता है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है, और लिपि क्या है? लिपि देवनागरी है। तो बात करें इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है और किसमें दिया जाता है साथियों? तो ये खेल के यानी कि कोच को दिया जाता है, जो खिलाड़ियों की प्रैक्टिस कराते हैं, खेल के प्रशिक्षण कराते हैं, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, और ये आज का साथियों अंतिम प्रश्न है कि ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। डॉलर है, पौंड है, दिनार है, फ्रैंक है? तो ब्रिटेन में क्या चलता है मुद्रा के रूप में, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी लोग याद रखेंगे साथियों, पौंड जो है वो ब्रिटेन की मुद्रा है। यानी कि आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये थे साथियों आपके सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। तो क्लास आप सभी लोग लाइक करेंगे, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।